राजपाल यादव 200 फिल्मों में कर चुके हैं, एक भी एस चोपड़ा बैनर की फिल्म के आज तक हिस्सा नहीं हुए हैं, एक भी हम्म। आमिर खान साहब की फिल्म के हिस्सा नहीं हुए हैं, एक भी राजश्री प्रोडक्शन के हिस्सा नहीं हुए हैं, एक भी करण जौहर की फिल्म के हिस्सा नहीं हुए हैं। जितनी भी आपने नाम लिए हैं, लेकिन मुझे इसमें हिस्सा, मैं तो इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ और इंडस्ट्री में मुझे 200 फिल्में करने का मौका मिला है। तो मुझे क्या लगता है कि इंडस्ट्री में जिनके आप नाम ले, सिनेमा इनसे थोड़ी चलता है। तो आज मेरे साथ ऐसे बॉलीवुड एक्टर हैं जिन्होंने अपने अंदाज से हर तरफ धमाल मचाई हुई है। उनकी बॉलीवुड फिल्मों की बात की जाए, उनके अंदाज की बात की जाए, तो अपने अंदाज से हंसाया भी है, रुलाया भी है। तो मेरे साथ है एक्टर राजपाल यादव। उनसे उनकी जर्नी के बारे में बातचीत करेंगे और इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ बातें करेंगे। राजपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी एनआरआई पे। थैंक यू विनू जी, थैंक यू। तो राजपाल जी, आपने हर तरह की मूवी में काम किया है, चाहे वो चुप चुप के हो, डरना मना है, डरना जरूरी है, हंगामा हो। सबसे फेवरेट मूवी कौन सी रही है? और बॉलीवुड में अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा है, ओवरऑल कैसा रहा आपका एज एन नहीं, एक्टर? बहुत ही अच्छा। और आ, अभी ये एक फिल्म को पिकअप करना, अभी तो ये कह सकते हैं कि जितने दिन काम किया है, लगभग रिलीज अनरिलीज 200 फिल्म्स में काम करने का मौका मिला है, जिसमें हम्म। लीड और सपोर्टिंग, कॉमिक, नेगेटिव, पॉजिटिव, गेस्ट हम्म। अपीयरेंसेस। तो अब ये कह सकते हैं कि हॉलीवुड में आफ्टर 40 आदमी जवान होता है। तो ये पिछले 20 साल में प्लेटफॉर्म ठीक था, लेकिन कैरेक्टर हम्म। बहुत सारे करने बाकी हैं, जो अभी आगे आने वाले कैरेक्टर और भी ज़्यादा बहुत ही मेच्योर और बहुत ही अच्छे होने चाहिए, जो आगे के कैरेक्टर हैं। तो कुल मिला के जो भी कर रहा था एज एन एक्टर, तो वो हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग एग्ज़ाम दे रहा था, और थैंक्स टू ऑडियंस जिन्होंने खूब पसंद किया। तो ओवरऑल कहेंगे कि अच्छा है, आई एम हैप्पी, नो प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा आपने अगर जॉनर की बात की जाए तो कौन सा जॉनर एंजॉय किया? जैसे आपने डरना मना के कैरेक्टर किया था जिसमें आप सेव वाले बने थे, और वही सेम डायरेक्टर की मूवी, उसका जॉनर भी सेम था, हॉरर, डरना जरूरी है, उसमें एक लाइफ इंश्योरेंस वाले का कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर, हालांकि ये दोनों अलग किरदार थे, इंजॉय किए अपने अपने तरीके से ऑडियंस ने? आपने सबसे ज्यादा जो था इसमें से कौन सा पार्ट इंजॉय किया दोनों कैरेक्टर्स का? देखो मैम, क्या होता है कि कैरेक्टर का की मेंटालिटी अलग अलग कैरेक्टर होता है, अलग अलग कैरेक्टर। एक आप मोहल्ले में जाइए, तो एक मोहल्ले में एक ने 500 लड़के मिल जाते हैं जो अलग अलग मेंटालिटी के होते हैं। तो अब एक कैरेक्टर को पिकअप करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो कैरेक्टर आप एक फिल्म में करते हो, दूसरे के फिल्म में दूसरा कैरेक्टर करते हो, तो कह सकते हैं कि एक्टर इज लाइक हलवाई। वो एक रसगुल्ला बनाए या वो 10 रसगुल्ले, उसको उसको तो बराबर सारा होमवर्क करना पड़ता है, कि जैसे शेफ को करना पड़ता है, कि वो चाहे एक आदमी खाना खाने वाला आए, चाहे 10 आदमी आए, उसको लगभग सेम होमवर्क में जाना पड़ता है, और अलग अलग मेनू में जाना पड़ता है। तो वैसे ही डायरेक्टर जो होता है, डायरेक्टर की इंटरप्रिटेशन होती है, और उसका जो मेनू होता है, उसमें मुझे कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, तो उसको लेके उसके इंटरप्रिटेशन को फॉलो करते हैं। तो उसमें हर कैरेक्टर एंजॉयबल होता है, हर कैरेक्टर की अलग जर्नी। तो हमारे लिए हम ये कह सकते हैं कि सारे कैरेक्टर जितने अलग अलग करने का 90% लगभग कैरेक्टर अलग अलग ही मेंटालिटी के करने का मौका मिला है। तो हम्म। आई 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 एंजॉयड अ लॉट। आपने जब मुंगेरी लाल के भाई नौरंगी लाल किया, वो एक्सपीरियंस, वो चीज कितनी खास रही? जब हम डेब्यू करते हैं, किसी चीज की शुरुआत करते हैं, वो हमारे लिए किसी एक स्पेशल मोमेंट से कम नहीं होता है। वो चीज कितनी खास रही लाइफ में, अगर बात करें तो? देखिए, शुरुआत तो हमारी 84 में हो चुकी थी, आई वॉज किड की, जब हम्म। उसमें एक बार नाटक में मुख्य भूमिका की थी, और स्कूल के दौरान। और वैसे वैसे तो अ, जब थर्ड स्टैंडर्ड में था, तब कोई पोएम सुनाने के लिए जो है, अब वो 15 अगस्त या 26 जनवरी, जब जो या कॉलेज कोई स्कूल का छोटा सा कोई एनुअल फंक्शन या कोई भी फंक्शन होता है, तो उसमें जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था। हम्म। अलग अलग स्टेजेस बदलते रहे। लगभग 7-8 साल एक अमेच्योर आर्टिस्ट के रूप में शाहजहांपुर में, जहां उत्तर प्रदेश में काम किया, एक टीम का हिस्सा होके। अब आई एम पास आउट फ्रॉम
भारतेंदु एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लखनऊ, एंड आई एम पास आउट फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल एक टेलीविजन का एक पहला पड़ाव कह सकते हैं, जिसमें मुझे मुख्य भूमिका मिली थी। प्रकाश झा साहब ने मुझे कास्ट किया था, और वो टेलीविजन जो वो डीडी वन पे आता था। और उस समय टेलीविजन का युग चेंज हो रहा था कि 3 चैनल से 9 चैनल हो गए, 9 से 17 चैनल हो गए, धीरे 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 एकदम चैनल्स की आंधी आ गई थी। तो उस समय के स्टेज के हिसाब से मुंगेरी लाल के भाई नौरंगी लाल बहुत ही इंजॉयबल था, क्योंकि एक प्रकाश झा साहब का बड़ा नाम था। और लेकिन टेलीविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कह सकते हैं कि हमने खूब एंजॉय किया। लेकिन मैं जब टेलीविजन कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे, क्योंकि मैं 5 साल ट्रेनिंग करके आया था इंस्टीट्यूट से, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी मुझे और थोड़ा करना चाहिए। हालांकि उस समय चाहता तो टेलीविज़न पे वहाँ पे काम अच्छा मिल सकता था, लेकिन प्रकाश झा साहब का वो सीरियल मेन लीड किया, तो उससे मुझे ये डिसाइड करने का मौका मिल गया कि आगे मुझे फिल्में करनी है कि मुझे टेलीविज़न करना है। तो वो हमारे लिए क्योंकि एनएसडी दिल्ली से गया था पास आउट होके मुंबई, तो 2 साल लगभग छोटे छोटे कुछ सीरियल्स, उनमें छोटे छोटे रोल किए, और फिर मुंगेरी भाई नौरंगी लाल आखिरी हमारा टेलीविज़न का वो लीड का था। उसके बाद तो फिर हमने मेहनत करना फिल्मों में शुरू कर दिया, और फिर फिल्मों से फिर हमारी एक्शन से शुरुआत हुई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुंगेरी भाई नौरंगी लाल मेरे लिए एक ऐसा सीरियल था जिसकी वजह से मैं डिसीजन ले पाया कि मुझे आगे क्या करना है। जी। अच्छा राजपाल जी, नेपोटिज्म के बारे में क्या व्यूज है? वो हाल ही में काफी बड़ी जो ट्रेजेडी हुई इंडस्ट्री में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, वो बहुत ही एक निंदनीय योग घटना है। इसमें कई बड़े नाम भी आ रहे हैं, जो 8 लोगों के नाम है। क्या कहना है इस बारे में कि जो इंसान पटना से मुंबई तक आया, उसने अपना सफर तय किया, अपनी मेहनत से वो आगे बढ़ा, क्या टैलेंट ही उसका दुश्मन बन गया? अब देखिए, अब इसमें क्योंकि मैं कभी भी ना कोई विवाद की लाइन बोलना चाहता हूँ, ना ही कोई मैं क्योंकि मुझे इस पे जो भी बोलूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री जो है, क्योंकि अभी मैं इधर आया इंडस्ट्री में, मुझे 20-25 साल हुए हैं। हमारे अपने अनुभव हैं, सबके अपने अपने अनुभव हैं, एक्सपीरियंस अपने अपने हैं। लेकिन जो लोग अगर इससे जो लोग बोल रहे हैं कि उनको इस चीज़ से ये शिकायत है, तो वो भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको कहीं पे इस तरीके का फील हुआ इसलिए बोल रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि कला के क्षेत्र में कला किसी परिवार की नहीं होती है। कला हिंदुस्तान नहीं बोलते हैं, जहाँ सातों समंदर समाप्त हो जाते हैं उसके बाद जो है आर्ट का एक्चुअली बर्थ होता है। तो बोलते हैं ना कि सातों समंदर के बाद क्यों कला हमेशा हवा में होती है। और इसमें अगर नेपोटिज्म की बात आप कर रहे हो, तो अगर है तो नहीं होना चाहिए। और अगर जो जो भी है, मुझे ऐसा लगता है कि कला के क्षेत्र में कोई बंटवारा भी नहीं होना चाहिए। जो चाहे वो गायक बन सकता है, जो चाहे वो एक्टर बन सकता है, क्योंकि कला जो है वो सबके घर घर में बसती है। किसी के घर में भी कोई टैलेंटेड आदमी हो सकता है। और कला का एक ही परिवार है कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार एक परिवार है। कला का कोई भी बंटवारा नहीं हो सकता। और कला 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 से कोई किसी को जो है वो नहीं, कला खुद की होती है, कला घर घर में बसती है। तो जो भी सुशांत के साथ में बिल्कुल छोटे भाई की तरह थे, और हम खुद ही इतना कि हम नहीं बहुत ज़्यादा उनके साथ हमारा काम करने का कोई वो नहीं रहा। लेकिन जब से सुशांत की घटना हुई है, तब से मैं आज तक इस बात की डेली कम से कम एक बार नहीं 10 बार सुशांत के थॉट मन में आ रहे हैं कि काश अगर मुझे ऐसा पता होता कि ये इस जिस तरीके के डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो शायद उनके घर पे भी रुकना पड़ता 2-4 दिन, लेकिन उनको डिप्रेशन से बाहर निकाल के लाता। वो चीज़ अब बस में नहीं है, क्योंकि हम
जिनको बोलते हैं कि कोई भी अगर एक आर्ट है और एक क्रिकेट है, स्पोर्ट, कोई भी स्पोर्ट है, जो आदमी अच्छा बेहतरीन खेलता है उसके लिए तालियां बजाई जाती हैं। सुशांत का जाना, सुशांत ने जिस तरीके की शुरुआत की थी इंडस्ट्री में, अब अंदर अंदर क्या हुआ तो वो तो पता नहीं, क्योंकि हम वहां नहीं थे, इसलिए हमारा बोल पाना, मैं बहुत असहाय महसूस कर रहा हूं कि मैं इस पे क्या टिप्पणी दूं, क्योंकि हम इस घटना के आसपास कहीं दूर दूर तक हमें इसकी नॉलेज नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है कि सुशांत का ऐसे चले जाना, ये हमारे लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए, ये सबके लिए दुखद है। और अगर किसी की वजह से सुशांत को तकलीफ भी हुई तो ये भी बहुत दुखद है। और सुशांत जैसे लोग जो हैं, ऐसे जो नए एक्टर आते हैं जो बहुत, हमेशा मुझे लगता है कि सबको सबको सपोर्ट करना चाहिए, कि बी सपोर्टिव, बी सपोर्टिव, सपोर्टिव रहते हैं तो जो कंडीशन, कभी कभी आदमी क्योंकि सक्सेस में अकेला पड़ जाता है, वो सक्सेस में ही बोलते हैं जितना दुख बांटने से घट जाता है तो सुख बांटने से बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि कला की फील्ड में जो इस तरीके की जो रोज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया से लेके, या जो चल रहा है, इससे अंदर से पूरे एपिसोड से ही बहुत दुखी हूँ। तो कहीं ना कहीं राजपाल जी लगता है जो बड़े बैनर्स है जिनके नाम आ रहे, चाहे वो वायरस हो, धर्मा हो, इनकी घटिया सोच है जो उन्होंने बाइकआउट किया। एकता कपूर बोल रही है कि उन्होंने लॉन्च किया सुशांत को पवित्र रिश्ता से। सलमान खान के बारे में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, उनको भाईजान बोला जाता है बॉलीवुड का, उन्होंने उकसाया सुसाइड के लिए, उन्होंने ये सब किया। तो कहीं ना इसके बारे में क्या बोल सके, कहीं ना कहीं अब ये सब सलमान ऐसा कर अब सकते हैं? अब जितना आप न्यू हो, ईमानदारी से बात बताएं, उतनी मैं भी, उतना ही मैं न्यू हूँ, क्योंकि मैं सौभाग्यशाली हूँ एक पूरे विश्व की ऑडियंस का, कि जिनके आप नाम ले रहे हो, या राजपाल यादव 200 फिल्मों में कर चुके हैं, एक भी एस चोपड़ा बैनर की फिल्म के आज तक हिस्सा नहीं हुए हैं, एक भी आमिर खान साहब की फिल्म के हिस्सा नहीं हुए हैं, एक भी राजश्री प्रोडक्शन के हिस्सा नहीं हुए हैं, एक भी करण जौहर की फिल्म के हिस्सा नहीं हुए हैं, जितनी भी आपने नाम लिए हैं। लेकिन मुझे इसमें हिस्सा, मैं तो इंडस्ट्री का हिस्सा हूं, और इंडस्ट्री में मुझे 200 फिल्में करने का मौका मिला है। तो मुझे क्या लगता है कि इंडस्ट्री में जिनके आप नाम ले, सिनेमा इनसे थोड़ी चलता है, या सिनेमा, हाँ ये एक कोना हो सकता है, लेकिन सिनेमा 100 साल में इतना पूरे घर घर फैल चुका है, जिसमें आज पूरे भारत में कम से कम एक नहीं 8 इंडस्ट्री ऐसी हैं जिसमें कम से कम हजारों लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, चाहे वो पंजाबी इंडस्ट्री हो, चाहे वो हिंदी इंडस्ट्री, चाहे वो बंगाली इंडस्ट्री हो, मराठी इंडस्ट्री हो, गुजराती इंडस्ट्री, साउथ इंडियन, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तो बहुत इंडस्ट्री बहुत अलग अलग जगह जा चुकी इंडस्ट्री में। कोई अगर इस तरीके की सोचता भी है तो मुझे नहीं लगता है कि इससे, यही तो फाइट करने का समय होता है। और काश इस फाइट में सुशांत के हम साथ हो पाते, बस मैं तो ये तो मुझे अच्छा लगता। लेकिन मैं एक चीज जो भी सिर्फ प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री, हम 100 जन्म भी लें तब भी हम इंडस्ट्री में ही दोबारा जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि एक माँ ने जन्म दिया और एक माँ ने जन्म दिया, माँ एंड सिनेमा। तो मेरे लिए तो सिनेमा माँ की तरह है, जिसमें आप लोगों से जुड़ रहा हूँ, आपकी वजह से एनआरआई चैनल से जुड़ गया, फिर पता लगा कि यहाँ से लेके सातों समंदर, होल वर्ल्ड बिकेम स्मॉल विलेज बिकॉज ऑफ सिनेमा। तो मैं इसलिए, इसमें बाहर क्या हमसे बात कर सकते हो, लेकिन अंदर वाली जो बात आप हमसे करना चाहते हो, इसमें मैं भी बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ, इसलिए कोई टिक्का टिप्पणी कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे सच में कुछ भी मालूम नहीं है। और जो चीज़ मालूम नहीं होती उसमें जो है वो जाना ठीक नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है राजपाल जी, जो इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं, कुछ एक्टर्स हैं, उन्हें डर है प्रोडक्शन हाउस है या सलमान खान का डर है कि अगर हम कुछ उनके खिलाफ बोलेंगे तो हम इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा, हमें आगे कोई साइन नहीं करेगा? अब पता नहीं ये कितनी बात कैसी जो है वो कितनी सच है या कितना झूठ है। हम्म।
लेकिन मैं अपना बता सकता हूँ, मुझे कोई भी, हमें इस विश्व की हमारी ऑडियंस हमारे साथ में, मुझे हिंदुस्तान में किसी का डर नहीं है। ओके। और तो मैं सबकी इज्जत करता हूँ। और हम चाहते हैं कि सब एक दूसरे की इज्जत करें, प्यार दें और प्यार लें। और ये सब चीज़ों में मुझे नहीं लगता है कि मैं फिट आदमी हूँ सब चीज़ों में बात, क्योंकि मैं एक ही को भगवान मानता हूँ। पता नहीं वो जिसने आंखें बनाई हैं वो नेचर है, वो क्या है, जिसने हमारा मुंह बना दिया, जिसने हमारी नाक बना दी, और जिसमें जब बच्चा एक माँ एक बच्चे को डिलीवर करती है तो बच्चा आदमी तक होने में सिर्फ बढ़ता है, बाकी सब कुछ पेट के अंदर बन के आता है। वो कौन चित्रकार है जिसने नाखून से लेके, और बेटा है कि बेटी है, और हाथ पैर और उंगली से लेके और बाल तक बच्चे की जमाते हैं, बच्चे का जब जन्म होता है, वो जो चित्रकार, जो भी कलाकार है जिसने ये जो संरचना कर दी, मैं उससे डरता हूँ, और मैं उससे बहुत डरता हूँ। क्योंकि हम अगर 100 गाड़ियों का काफिला लेके चले, अगर कान में दर्द हो जाए तो डॉक्टर के अलावा कोई दिखता नहीं है, तो हमारे बस में, जब कान ठीक कर लेना हमारे बस में नहीं है, तो ये तो फिल्म इंडस्ट्री है जिसमें रियल कुछ नहीं होता है, रील होती है। और रील में मुझे लगता है किसी को ये मेरे बस का नहीं है। मैं सिर्फ एक ही को हीरो गॉड, जिसको अ, अ, बोलते हैं ना कि वाहे गुरु, आप जो भी जिस चीज में आप मानना चाहें, लेकिन वो जरूर है कि जो कैसे आज भी हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन ये साउंड कहाँ से आती है। ये जैसे हम हवाई जहाज पे, हमें 22 साल हो गए प्लेन पे चलते हुए, लेकिन जब जब प्लेन पे बैठता हूँ तो हमेशा इस बात की सोच आती है कि कैसे दिमाग में आया होगा कि ये इधर से उड़ा सकते हैं अपन। वैसे ही मेरे दिमाग में जब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम कहीं भी जाते हैं तो मुझे सबसे ज्यादा मिस्ट्री इसमें लगती है कि ये पूरा स्ट्रक्चर है, और ये साउंड कैसे निकलती है, इसकी कोई थैली नहीं दिखती है। तो आई थिंक मैं इसको पूछता हूँ, ये मेरा गॉड है, ये मेरा हीरो है, ये मेरा वो है, बाकी सब इंसान है। और इंसान में अपनी अपनी मानसिकताएं हैं, जिनकी गलत मानसिकता है वो 100% गलत है, जिनकी अच्छी मानसिकता है वो 100% अच्छे हैं। मैं दोनों तरीकों की मानसिकताओं में लोगों से कहूँगा कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और एक दूसरे से प्यार बांटते चलो, और एक दूसरे को प्यार दे के चलो। सब कुछ यहीं छूट जाना है, यहाँ एक भी दाना ऊपर नहीं जाना है, तो फिर क्या क्या घबराना है, और फिर क्या डरना है, और फिर क्या क्यों क्यों बहुत कुछ अपनाना है। सब कुछ यहीं छूट जाना है, क्योंकि जन्म मरण तो हमारे बस में है नहीं। वो चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई भी आदमी चाहे 1 लाख करोड़ का आदमी हो जाए, लेकिन उसको एक दाना भी उसको अंत में नहीं लेके जाना है। तो फिर जो चीजें जिस तरीके की सब एक दूसरे पे चल रहा है, मुझे लगता है इन चीजों का कोई मतलब नहीं। अगर थोड़ा सा ऊपर आके हम सब लोग एक दूसरे को सोचेंगे, तो बहुत सारी कमियां धुल भी जाएंगी, बहुत सारी गंदगी साफ भी हो जाएगी, और बहुत सारी अच्छाई का उपयोग भी हो जाएगा। अच्छा राजपाल जी, एक्टिंग में आने का आपने कैसे सोचा? एनी आइडल, एनी इंस्पिरेशन? कैसे आपको इंटरेस्ट कैसा आया इस फील्ड में? क्योंकि काफी हटके फील्ड है ये, चकाचौंध की दुनिया है, ग्लैमर वर्ल्ड है, किसी के मन में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चलता। तो आपने कैसे सोचा कि मैं एक्टिंग में ही आऊं, एक्टर ही बनूं? क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड होना जरूरी है एक एक्टिंग फील्ड में आने के लिए? कोई बैकग्राउंड होने की जरूरी नहीं है। चंद्रगुप्त हमेशा झोपड़ियों में पैदा होते हैं। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर कुछ कर गुजरने का सपना होना चाहिए। हम ही में से कलाम बन जाते हैं, हम ही में से लाल बहादुर शास्त्री जी बन जाते हैं, हम ही में से भगत सिंह भी बन जाते हैं, हम ही में से गुरु गोविंद जी बन जाते हैं। हम ही में से जो लोग जो जो अपना जैसा सोचते हैं वो वैसा बनते हैं। अब अब आप सोचो कि 1.25 लाख से एक लड़ावा, आप ये सपना, ये ड्रीम क्या है, ये सोच है इसमें कि 1.25 लाख से एक को लड़ा दूंगा तब भी युद्ध जीत लेंगे। हमें कुछ भी इतिहास से इतना हम लोगों को मिला है।
हमारा सब शाहजहांपुर में, शाहजहांपुर से उत्तर प्रदेश में जिसको मिनी पंजाब बोलते हैं, तराई हम्म, क्षेत्र आता है। बहुत सारे हम्म, रिश्तेदार, पंजाबी, हिंदू, हम्म, मुस्लिम, सिख, सब बहुत अच्छे से वहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं। धान गेहूं गन्ना का बहुत अच्छा वहाँ पे जो है वो खेती बाड़ी होती है। वहीं हमारा जन्म हुआ, और हमने पढ़ाई गांव में की कक्षा 5 तक, और वहीं से फिर शाहजहांपुर गया, शाहजहांपुर में पढ़ाई की, और शाहजहांपुर से फिर थिएटर किया पैरेलल, और हम्म, फिर लखनऊ चला गया, और फिर दिल्ली में ये लगभग 8-10 साल थिएटर और इसको करके फिर 97 में मुंबई आ गया। तो अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे एक 89 और 90 की बात है, उस समय मुझे वो एक मोहल्ले में इलेक्शन भी, किसी कैंडिडेट को मैं खूब कंपेन कर रहा था, और ओके, छोटा सा मार मोहल्ले के लोग बोलते थे कि वो अपना बहुत अच्छा बोलता है, और मैं वो इलेक्शन भी कैंपेन कर रहा था। वो 16-17 साल के जो बच्चे होते हैं उस तरीके का। हम्म, तो जब इलेक्शन हो गया, निपटने के बाद में जब मैं अपने उस कैंडिडेट के पास गया जो जीता था, तो वहां पे बहुत 100-200 लोग थे, तो मैं जितनी एक्साइटमेंट में गया था, मेरा एक्साइटमेंट आधा रह गया था। हम्म, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, ये इलेक्शन के टाइम कुछ अलग मूड था, और हम्म, आफ्टर इलेक्शन ये अलग मूड है। हम्म, लेकिन उसी समय एक भारतेंदु, इसमें उत्तर प्रदेश संगीत नाटक हम्म, एकेडमी की तरफ से एक विभा मिश्रा दीदी, उन्होंने वर्कशॉप करवाई थी शाहजहांपुर में। उसमें 2 नाटक करवाए थे। तो उसमें एक नाटक था अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। हम्म, वो नाटक जब हुआ तो उसमें मुझे लगभग 200 तालियां एक शाम को मिली। हम्म, तो उसके बाद में मैं जब सब चले गए, तो उसी समय मेरा ये डिसाइड हो गया कि हम्म, अब आज जितनी ताली मिले हैं, अब इसके बाद ताली मिले या गाली मिले, पेशा तो हमारा यही है, और आटा और आर्ट को ही अब जीने की कोशिश करूंगा। देन उसके बाद में फिर फिर मैंने पीछे मुड़ के देखने की कोशिश नहीं की। फिर मेरे लिए वो वन वे हो गया था, हम्म। कि जिसमें बोलते हैं ना, वो तांगे में घोड़ा जो होता है, और उसके वो आँख के सामने वो एक पट्टा लगा देते ना, ऐसे ऐसे ना देख पाता ना ऐसे देख पाता है, उसको आगे ही तो बढ़ना हो। आपका वो टारगेट बन गया कि अब जो जो दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे एक्टर ही बनना है। हाँ, फिर उसके बाद में बिल्कुल टारगेट था, और मुझे नहीं मालूम था कि कितने कांटे हैं और हम्म, कितना, क्योंकि हमें मालूम है कि हाईवे जो बनते हैं वो हम्म, अ, बनते हैं, लेकिन जब जहाँ कोई रास्ते नहीं होते, वहाँ पगडंडियाँ स्वयं बनानी पड़ती हैं। और हम्म, पगडंडियाँ बनाने के लिए तैयार रहिए, कभी कांटा भी घुसेगा और कभी उसमें अलग अलग पत्थर भी आएगा, क्योंकि आप पगडंडी अपनी तैयार कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन उसके बाद में पीछे देखने का तो मतलब ही नहीं था। और थिएटर और टेलीविज़न और फिल्म्स में जो पिछले 20-25 साल की जर्नी रही, उसमें जहाँ पे अभी हूँ, जिस जिस पोजीशन पे, तो अभी बहुत ओवर बाकी हैं खेलने के लिए। तो हम्म। इसलिए चिंता बिल्कुल नहीं, लेकिन जितने ओवर खेल के आया हूँ उसमें रेशो बहुत अच्छा है कैरेक्टर्स का, अच्छा और वो राजपाल जी, बिकॉज ऑफ ऑडियंस। और राजपाल जी 20-25 साल हो गए आपको इंडस्ट्री में। इन 20-25 सालों में क्या बदलाव देखा इंडस्ट्री में एज एन एक्टर? मुझे इंडस्ट्री में, मुझे मुझे क्या लगता है कि 20-25 साल पहले जब बिल्कुल आए था, जब उस समय पेजर हम्म, पेजर शुरू हुआ था, हम्म, फिर मोबाइल की जिंदगी में बदला। तो आई एम लकीएस्ट मैन कि जिसमें हमने वो अंतर्देशीय लिफाफे से लेके, और वो चिट्ठी पत्री के माहौल से पेजर और मोबाइल में ये लाइफ बदलती, फिर डिजिटल वर्ल्ड में बिल्कुल चेंज होते, और आज इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में जिंदगी बदल चुकी है। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जितने कला जितनी बिखरती हम्म, है, उतनी ही निखरती है। तो इसमें हमें लगता है कि कला जो है, आर्ट जो है, 10 गुना बड़े शेप में आ चुकी हम्म, है पूरे विश्व में। हम्म, और ये बहुत अच्छी चीज है, जिसमें गांव से लेके और शहर तक। जैसे पहले जब हम छोटे थे तो हम देखते थे क्रिकेट, बहुत लिमिटेशन थी क्रिकेट की। हम्म, तो
फिर क्रिकेट एकदम, जो थोड़ा गांवों में थोड़ा क्रिकेट फैला तो एकदम ऐसे पंजाब से इतने लड़के आ गए, इतने धोनी और ये, एकदम ऐसा सब। लगा कि प्लेयर्स की एक लाइन लग गई कि जो प्लेयर पहुंच जाएगा वो वर्ल्ड कप जिता के लाएगा। वो लोग वैसे ही पिछले 15-20 साल में जो टैलेंट दबा हुआ था, या हम्म, जिसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, तो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ ये अलग अलग छोटे छोटे वेब सीरीज ये वो, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म, लाखों प्लेटफॉर्म छोटे छोटे अपने खुद के लोगों ने तैयार कर लिए। हम्म, ये बहुत अच्छा परिवर्तन देखा और इससे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि कला जो है वो कला तो, आप कला के जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, अगर हम्म, 750 करोड़ लोग हैं, 750 करोड़ लोग भी कलाकार हो जाएंगे तो भी कला समाप्त नहीं होगी। कला बिल्कुल। उससे कहीं ज्यादा रूप है। तो हम्म, ये परिवर्तन जैसे जैसे जो हम लोगों ने इसमें क्योंकि पहले वो घर मशीन में वो जो शूटिंग होती थी, हम्म, अभी वो पता नहीं लगता है तो एक्शन तेज बोलना पड़ता है। पहले जैसे ही वो बटन दबता था, हम्म, वो घर से शुरू होती तो पता लगता था रील ऑन हो हम्म, गई। हम्म, तो वो अब वो सब एलेक्सा या रेड ऐसे कैमरे आ गए जो धीरे से आप स्टार्ट कर लेते हो, पता भी नहीं लगता है कि आपने कैमरा ऑन कर लिया। तो आज 40 गुना ज्यादा सुविधाएं हो गई हैं हम्म, अ, सिनेमा बनाने के, अलग अलग प्रयोग करने के। हम्म, तो मुझे लगता है कि अगर 20 साल पहले हम्म, अपन 10 पे थे, तो हंड्रेड हम्म, परसेंट आज 80 पे हैं, अगर दिमाग को सही यूज किया जाए। तो आज बहुत अनलिमिटेड मामला है, कहीं भी जाके यहाँ से लेके मिशन मंगल तक कहीं भी हम्म, आप कुछ बना सकते हो और अच्छे से दिखा सकते हो, बिकॉज हम्म, ऑफ सीजी बहुत ज्यादा, कंप्यूटर की वजह से हम्म, बहुत हम्म, ज्यादा कनेक्टिविटी, बहुत हम्म, साउंड्स ऐसी हैं जिनकी आप टेक्निकल रूप से मदद ले सकते हैं। तो इसलिए आप बोलते हैं ना, कलयुग नहीं है ये, कलयुग का काल, कल काल काल मतलब मशीन। हम्म, तो एक्चुअली अब जो है सही रूप से ये मशीनी युग है। तो काल को वो कल को मशीन भी बोलते हैं। तो एक्चुअली कलयुग नहीं, ये मशीनी युग हो गया है अब आज मशीनी की युग हो डेट। गए। हम्म। कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि जो सोशल मीडिया है उन्होंने जो सबका शेड्यूल है, सबको मतलब शेड्यूल जो है एक किस्म से बिगाड़ के रख दिया। सारे सब लोग आज की जो युवा पीढ़ी है वो 24 घंटे फोन पे लगी रहती है। टिकटॉक हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, व्हाट्सएप हो या कुछ और ऐप्स हो, बीगो ऐप हो। हालांकि ये सारी चाइनीज ऐप है, इसी पे अपनों से दूर कर दिया है। ना कोई किसी की, बच्चे आजकल के जो बच्चे हैं माँ बापों की सुन नहीं रहे हैं। माँ बुलाती रहती है, ना बच्चे पढ़ाई पे फोकस कर पाते, सारा दिन फोन पे लगे रहते हैं। ये ये कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी है उसने प्रॉफिट के साथ लॉस भी दिया है। कहीं ना कहीं कि कुछ ज्यादा एक्सेस हो जाता है। ये आपने बहुत अच्छा एक बहुत अच्छा प्रश्न हम्म, पूछा, और इसका हम हम्म, सारा उत्तर फिल्मोनिया एक फिल्म है हाँ, जिसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आया था। तो अब किसी ओटीटी या किसी प्लेटफॉर्म से एक फिल्मोनिया जब फिल्म आपको देखने को मिले, कि निमोनिया नहीं है, कोई भी ये नहीं है, इसको हम्म, फिल्मोनिया है। हम्म, तो आज बच्चे बूढ़े और जवान, जिंदगी जो है वो हम्म, कैसे फिल्मोनिया हो चुकी है, और जिंदगी रियल जो है वो जीने से डर लगता है, और हम्म, रील को जो है पहनने में बहुत मजा लगता है रील। और जबकि रील फेक होती है, रियल फेक नहीं होता है, रियल असली होता है। इसका बहुत अच्छा आपको यही चीज कि चाहे कितनी भी मशीनें आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन सबसे बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए, प्राउड फील होना चाहिए कि आदमी जब जहाँ जन्म होता है वो जगह नहीं भूलता है। तो आप इस मशीन या मोबाइल के चक्कर में अपने रिश्ते रिश्ते बिल्कुल जो हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। चाहे माँ बेटी, भाई बहन, भाई जितने भी बुआ फूफा जो रिश्ते होते थे, हम्म, आज वो रिश्तों की कीमत बहुत गिर चुकी है। क्योंकि पहले क्या है कि जब किसी के यहाँ बुआ के यहाँ शादी होती थी तो अपन 2 महीना 3 महीना पहले इंतजार करके बुआ के यहाँ जाते थे। आज हर समय हम लोग इस पे व्हाट्सएप से कॉल करके, इतना ज़्यादा सब कुछ सरल हो गया है। इसकी वजह से अ, उसकी वैल्यू समाप्त हो गई है। मशीन हम्म, का यूज बहुत अच्छा रहे, लेकिन मशीन की वजह से जो वैल्यूज बिल्कुल
खत्म हो रही हैं, उनको देख के कभी कभी थोड़ा डर लगता है कि मनोरंजन भी रहना चाहिए, वैल्यूज भी रहना चाहिए। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात है कि देखिए आज ये पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव हो गई है इसमें, मोबाइल उनमें में। लगे हो, कोई घर पे मेहमान आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए, वो बच्चे सारा दिन फोन पे लगे रहते हैं आगे। एक उत्साह होता था कि हमारे रिश्तेदार आए हैं, हमारी मौसी मौसी आई है, हमारी आंटी आई है, उसके पास जाके बैठे। वो क्वालिटी टाइम वो सारा फोन भी ही देते हैं अपना। चाहे वो वीडियो गेम, उसमें गेम खेलें या वीडियोस देखें या टिकटॉक चलाएं। लॉस उस है ये उस कहीं ना। उसमें सबसे ज्यादा ध्यान माँ बाप को देना पड़ेगा, क्योंकि आज माँ बाप भी, हम लोग भी उसके उतने ही दोषी हो चुके हैं। क्योंकि देखिए बच्चा जब जन्म लेता है तो वो इतना प्योर होता है, उसको कुछ पता नहीं होता है, उसको ये भी नहीं पता होता है कि खड़ा कैसे हुआ जाता है। अब वो जब खड़े खड़े होने की कोशिश करता है और फिर वो गिर जाता है तो वो रोता है कि भाई ये क्यों हो गया। फिर वो खड़े होने की कोशिश करता है, फिर वो गिर जाता है, लेकिन फिर रोता है। उसको ये नहीं मालूम कि मुझे चोट क्यों लग रही, क्योंकि वो खड़े हो रहे। तो जब बच्चे खड़े हो रहे हों, हम्म। जब बच्चे पड़े होते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप तो चल रहे होते हैं, तो जो हम उनको पहली चीज उनको, जैसे पहले जब मोबाइल नहीं था तो बच्चे अगर थोड़े से रो रहे थे तो उनको छुपाने के अलग अलग साधन थे। हम्म। कभी कोई चलो बुआ इनको बुलाइए, ताऊ जी आ गए, नहीं क्या बात है, अलग आवाज उसने सुनी तो वो एक रोया तो मदर से नहीं छुपा, तो उसने कोई दूसरा आदमी कोई इंटरेस्टिंग उसने आवाज, हेलो क्या हाल है, तो वो बच्चा इसलिए चुप जाता था कि इसकी साउंड कुछ अलग लग रही है। लेकिन वो क्या है कि वो अलग अलग लोगों के पर्सनालिटीज देखता था, उनकी साउंड सुनता था, और बच्चा अलग तरीके से सरवाइव करता था। अब हम लोग जो है, हमें किसी रिश्तेदार को बुलाना है या किटी पार्टी में जाना है या हमें किसी ऐसे उसमें करना है, तो हमारे पास सबसे अच्छा है कि बेटा शैतानी नहीं करनी है, नहीं मैं तो करूंगा। तो हम्म। उनको मालूम है कि जैसे ही आए रिश्तेदार आए या दोस्त आए, उनको हम्म। पहले पेपा पिक दे देना है कि पेपा पिक देखो 20 मिनट देखोगे। अब 20 मिनट में पता लगा मीटिंग ओवर नहीं हो पाई, तो बच्चा आया कि नहीं मैं तो अभी, तो उनका बेटा एक एपिसोड और देख लो जाके, अभी मैं बात कर रही हूँ। तो उसको ये लगता है कि माँ से, अगर माँ को थोड़ी देर ज्यादा बैठोगे तो हो सकता है कि माँ मुझे बोल दे कि तुम वो देख लो जाके, और मेरा दिमाग मत खराब करो, वो देख लो जाके। तो कहीं न कहीं हमारे पास भी टाइम नहीं है कि हम इतना मामा के बारे में समझा पाएं, इतना मामी के बारे में समझाएं, नानी के बारे में समझाएं। क्योंकि हम लोग ये, पहले हमारे खर्चे लिमिटेड थे। अब हम्म। बिकॉज ऑफ ऑनलाइन, बिकॉज सब कुछ तो ऑनलाइन ऑर्डर हो जाता है सब कुछ। आज की डेट में घर बैठे बैठे आपके मोबाइल से ही सारे सब कुछ हो सकता है, हम्म। तो खर्चे, और सब में पानी पीना थोड़ा अलग इसमें एक चीज भी तो में सब में खर्चा होना है, तो हम्म। खर्चे, स्ट्रेस, और कहीं हमें सुकून मिले उसकी तलाश में बच्चों को हम ये खिलौना इतना ज्यादा पकड़ा देते हैं। उसके बाद में हम्म। हम ही बोलते रहते हैं कि हम्म। बच्चे समझ नहीं रहे हैं, बच्चे अभी बहुत ज्यादा देखो। अभी कल बुआ जी आई थी, उसने इज्जत ही नमस्ते भी नहीं की, कितनी बार बेटी को बोला मैंने हम्म। नमस्ते कर। एक्चुअली नमस्ते सिखाने का मौका ही नहीं मिला माँ बाप को, तो नमस्ते वो बोलेंगे कैसे। तो वो जो कहीं न कहीं इस, क्योंकि बच्चा तो हर उस चीज को देख के अट्रैक्ट होता है। सामने सांप रख दो बच्चे के, और बच्चे को अगर छोड़ दोगे तो वो सांप पकड़ लेगा जाके उसको, वो चलता हम्म। हुआ सांप, उसमें मजा आता है। उसको ये नहीं मालूम कि ये हमें काट सकता है या ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसमें ये चीज में अब जितने बच्चे इसके जिम्मेदार हैं, एकदम 50-50 का रेशियो है कि उतने ही माँ बाप जिम्मेदार हैं। माँ बाप की भी उतनी, क्यों हम एक दिन, आपको एक ब्यूटीफुल किस्सा सुनाता हूँ। मैं अपनी बालकनी में बैठा था, हम्म। और वहां पे ना एक वो क्रो था, जो कौवा, वो कौवा। बहुत ज्यादा बोल रहा था। हम्म। तो मैं उसको बोला, मैंने कहा इसको कोई तकलीफ भी नहीं, लेकिन ये इतनी ज्यादा क्यों आवाज कर रहा है बार बार, हम्म। कहाँ 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 कहाँ। तो जैसे मैं उठा वहां से, तो वो उसकी आवाज कम हो गई। ठीक है। तो फिर मैं आया तो फिर वो कर रहा था।
ऐसे लगभग लगभग मैं, क्योंकि मैं एक शूटिंग करके आया था 30-40 दिन के बाद घर आया हम्म। था, तो मैं एक हम्म। सप्ताह घर पे था, तो रोज सुबह ओके। बालकनी में बैठता था। हम्म। आप विश्वास करिए कि तो मुझे पता लगा कि सामने वाला जो पेड़ है उसमें एक घोंसला है, उसमें इसके बच्चे हैं। ओके। और जब ये ये यहाँ बैठता है तो वो चली जाती है, और जब वो आती है तब ये उड़ जाता है, और ये हम्म। तब तक वो बैठी रहती। 7 दिन तक मैं ये ऑब्जर्व करता रहा कि दोनों ने इतने अच्छे से ड्यूटी की, दोनों ने, जब तक बच्चे हम्म। उड़ान फ्लाई नहीं करने लगे हम्म। तब तक उन्होंने एक सेकेंड के लिए भी अपने उन बच्चों को नहीं छोड़ा। जब बताओ, जब उनकी कम्युनिकेशन देखिए, जो बात नहीं कर सकते हम्म। हैं, उनको ये मालूम है कि ये मेल और फीमेल दोनों कौवे हैं, और इनके ये बच्चे हैं, और इन्होंने ये बच्चे, अगर ये इनको बच्चा बनाया है तो इन हम्म। ड्यूटी है प्रॉपर कि 5 साल 7 साल जब तक बच्चे पढ़ाई के लायक ना हो जाए तब तक वो बहुत संवेदनशील ईयर होते हम्म। हैं बच्चे के लिए। और माँ बाप को भी ये बात कि अगर एक एक सेकेंड के लिए जब तक आप ड्यूटी नहीं करोगे तो फिर बच्चों में जो अपन प्रश्न उत्तर कर रहे हैं फिर यही देखोगे। दो तब उस उसमें अगर वे इतने सिस्टमेटिक हम्म। होके अपने बच्चों को पाल सकते हैं, तो हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, उठ सकते हैं, हमारे पास दसों गुने साधन हैं कि जिससे हम अपने बच्चों के लिए करना ही पड़ेगा। नहीं तो मुझे ऐसा हम्म। नहीं, मुझे लगता है कि 2030 में इसके रिजल्ट, वो हमारी फिल्मोनिया फिल्म हम्म। है, आपको देखने में वो बहुत मजा आएगा। अभी ये कोरोना के बाद में उसकी स्क्रिप्ट वगैरह लगभग हो गई, उसको शूट हम्म। आपको लेकिन एक बेहतरीन फिल्म आपको फैमिली की फिल्मोनिया, जिसमें 2030 में 40 में हम्म। बच्चे कैसे पैदा होंगे और, और वो उसका तो टाइटल एकदम डिफरेंट है, फिल्मोनिया, तो वो अपने आप में ही एक अट्रैक्शन ऑडियंस की तरफ, ऑडियंस खुद ब खुद थिएटर की तरफ आएंगे कि उसका नाम आदमी ही ऑर्डर भी फिल्मोनिया देता है है, जो। ऑर्डर भी देता है, ऑर्डर भी देता है तो फिल्मोनिया में ही देता है कि उस कलर की जरा भेज देना, उस कलर की। ठीक है ना? तो तो राइट। ये वैसे हंसी वाली बात नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा डिसबैलेंस है कि मशीन एक खिलौना है, और मशीन इन हाथों ने बनाई है, लेकिन जिन हाथों को किसने बनाया उसमें बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन है। जब तक ये नहीं जब तक ये हम लोग इज्जत नहीं करेंगे कि कौन है जो ये हाथ बना गया, ये जरूरी है, वो तब तब कहीं न कहीं बैलेंस आ पाएगा, और अदरवाइज ये डिसबैलेंस होता ही चले जाएगा, और इसका कोई सल्यूशन नहीं है। और दूसरी चीज सोशल मीडिया और ये मशीन युग में एक चीज और कि आज बच्चे, ये कि देखो कोई भी, जहां तक ये कोरोना काल में, क्योंकि थोड़े दिन पहले आफ्टर क्राइस्ट बिफोर क्राइस्ट होता था, अब अब आने वाले दिनों में आफ्टर कोरोना और बिफोर कोरोना का युग शुरू होने वाला है। इसमें सारे बच्चों से जो कि आप कोई भी खाना भी खाते हो तो अपच हो जाता है अगर ज्यादा, एक रोटी ज्यादा खा लेते हो। ये इतना बड़ा खिलौना है कि अगर इसका आपने उपयोग किया तो हो सकता है इससे ही आप अपनी जिंदगी भर रोजी रोटी चलाते रहो, हम्म। और इसका 5% मिसयूज करोगे तो ये पूरे वर्ल्ड में उससे इससे ज्यादा गंध भी कोई नहीं दे। जितनी इसमें सुगंध है उतनी ही इसमें दुर्गंध है। तो हम्म। कोशिश करो कि इस सोशल मीडिया के थ्रू, या आपके हाथ में जो ये खिलौना है जिसमें गूगल से लेके सब कुछ है, तो हम्म। इसका कोशिश कर लो कि अगर 95% अगर आप उपयोग कर लेते हो, तो 5% जो दुरुपयोग करते हो, तब आप 5% दुरुपयोग जो है वो 95 पे भारी पड़ जाता है। बिल्कुल। इसलिए हम वो 5% दुरुपयोग में पड़ जाते हैं, लेकिन 95% जो उसका एक्चुअली यूटिलाइजेशन है वो भूल जाते हैं। हम्म। तो हम सभी बच्चों से यही कहेंगे, चाहे बच्चे हों चाहे बच्चियां हों, कि प्लीज इसका मजा, इसमें बहुत मजा है, लेकिन इसमें बहुत सजा भी है। तो आप 5% वाले इसके बोलते हैं ना कि इसका मिस जो है इसका यूटिलाइजेशन करो, हम्म। यूटिलाइज करो, इसका जो है वो
उसमें फायदा नहीं है। जो 5% वाले में आप भी बर्बाद होते हो, आपका आपकी जो फ्रेंड आपका सर्कल होता है वो भी, और वो उसमें कुछ भी प्याज गंठी की तरह जो है वो दुरुपयोग करते रहो, और अंत में आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। तो बिल्कुल। इसलिए प्लीज इसको, अगर ये जो भी आपको सुविधाएं मिली हैं, कि हम लोगों का बचपन तो ये चमत्कार वाला हो सकता था कि वो मशीन में जाते थे, कि अंदर वो दूरबीन से देखा तो वो चल रहे थे, चित्र चल रहे थे। आप जो मेले में जाते थे, आपको याद होगा, जो अपन एग्जीबिशन में जाते थे, तो मेले, हाँ। जो आज मोबाइल में या जो अपन स्काइप के थ्रू, जूम के हम्म। थ्रू या फेसबुक के थ्रू जो बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये तो पहले मेले का खिलौना होता था, कि ऐसे उसमें लगाते थे और वो चित्र चलते रहते थे, तो हम लोग बड़े खुश होते थे कि अंदर कुछ म्यूजिक भी आ रहा है। एक्चुअली वो खिलौना निकल के आपके हाथों में आ गया है। इसका अगर 5% मिसयूज करोगे तो पूरे वर्ल्ड के लिए घातक है, और अगर इसका 95% यूज करोगे तो फिर ये पूरे विश्व के लिए बहुत अजूबा वरदान है। आज कोरोना काल में बहुत ही देश जो है, पूरी दुनिया बहुत जो है परेशानी में है। देखिए, नेचर जो है, हमें सुधरना ही पड़ेगा। मैं एक चीज एज ए ह्यूमन बीइंग आपसे शेयर करना चाहता हूँ, उसमें फिल्म इंडस्ट्री भी आती है, उसमें आप भी आते हैं, हम सब आते हैं, कि आज पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव हो चुकी है। 71% पे एवरीबडी नोज कि पानी है, वाटर है। 29% पे जंगल है, जमीन है, और आप हैं, हम हैं, सब हैं। आज पूरे आज जिस तरीके से एक भारत एक ऐसा देश है जिसमें हम सातों समंदर में एक बार नहीं खूब घूमे। चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो। कनाडा तो हमारी कैलगरी में ससुराल ही है, हमारी मिसेज वहीं से हैं। तो हमने इंग्लैंड से लेके हर जगह आज एक पूरा पॉन्ड बन गया, जिसमें हर तीसरी मछली जो है वो तीसरे कलर की है, तीसरे लैंग्वेज की है। बोलते हैं ना, हर 5 मिनट 5 कोस पे पानी और बानी दोनों बदल जाते हैं। यहाँ पर अभी बहुत जरूरी है कि ये चिंतन करने की, कि एक कोरोना ने आदमी आदमी को डरा दिया है। जानवरों को डर नहीं लग रहा है, जंगलों को डर नहीं लग रहा है, नदियां साफ हो चुकी हैं, सड़कें साफ हो चुकी हैं। डर कहाँ लग रहा है कि 750 करोड़ लोग हैं, आदमी आदमी को छूने के लिए डर रहा है। तो जब अगर एक छोटे से वायरस ने हम पूरे विश्व में इतनी इतनी इतना डर फैला दिया, तो हमारी औकात सोचिए कितनी है। हमारी कोई औकात नहीं है। तो प्लीज, अगर हमारी कोई हैसियत ही नहीं है, तो हम क्यों एक दूसरे को अपनी हैसियत बताने के चक्कर में रहते हैं। टेक फॉर एग्जांपल कि आज चाइना के बॉर्डर पे पिछले 7 दिन से, जब मैम अब जिस दिन आपका फोन आ रहा था, तो उस दिन में कुछ बात करने के मूड में नहीं था, कि आज आज आपको ना यहाँ से एक पत्थर लेके जाना है, ना आपको यहाँ से एक मेड़ लेके जानी है। उसके बाद में खून जो है विज्ञान ने भी नहीं बनाया है। अगर हम किसी एक दूसरे का खून सेफ नहीं कर सकते, तो एक दूसरे का खून बर्बाद करने का ना हमें अधिकार है, ना किसी देश को अधिकार है, ना किसी सीमा को अधिकार है। हम एक दूसरे के लिए मनोरंजन के माध्यम से एक दूसरे का सौभाग्यशाली हैं, कि हम मनोरंजन के माध्यम से एक दूसरे का मिलकर सब खून अच्छा करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करते हैं। उसमें सेना भी आती है, उसमें सिपाही भी आता है, और उसमें सफाईबाज भी आता है, रोड से लेके हर जगह। लेकिन एक चीज मैं पूरे विश्व से कहता हूँ, विश्व भी जानता है कि भारत जो है एक ऐसी वैरायटी भरा और एकता वाला देश है, जिसमें आज भी कितनी भी मुसीबत आ जाए, लेकिन उसमें आज भी अगर जितनी नदियां बहती हैं, उतने ही इमोशन बहते हैं। और इमोशन का चाहे पंजाब आप चले जाइए, चाहे आप हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए, जहाँ पे हिंदुस्तानी रहता है,
वो आप उसको उसको पता लग जाए कि भाई को खाना नहीं मिला है या इसको नहीं मिला है, तो चाहे दुनिया के किसी देश में, चाहे आप कनाडा में हो चाहे लंदन में हो, आपको खाना भी मिलेगा और आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा कि आप चंडीगढ़ के आसपास के एरिया में कहीं आ गए। तो अब जहाँ पे हम लोग एक इमोशन वाले लोग रहते हैं, वो दूसरे के इमोशन तोड़ते नहीं हैं। लेकिन एक चीज तो जरूर है कि अभिमान नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान तो होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से चाइना चाइना की जो ये देख के एक कलाकार के रूप में, एक ह्यूमन बीइंग के रूप में ये शौक लगा कि इसकी, तब से मैं आज आपके इसमें ये बोलता हूँ कि जब मुझे ये, मैं बैठा था कि ये टिकटॉक कहाँ से है, हम्म। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से टिकटॉक का हमेशा के लिए बहिष्कार करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा अंदर से। और मैं अपने सारे जितने भी हमारे व्यूअर्स थे, कि एक दिन बैठे बैठे सब लोग मित्र लोग हंस रहे थे कि एक टिकटॉक बनाऊंगा और कोशिश करूंगा 100 मिलियन व्यूअर्स देखें। अब 100 मिलियन व्यूअर्स ने एक टिकटॉक देख भी लिया, तो हमारे दिमाग में आया कि अच्छा एक और कोई मेहनत करके बनाएं जिसमें पूरे विश्व में 1000 मिलियन व्यूअर्स देखें। जहाँ पे इस तरीके की बात चल रही हो, और वहां पे और एक बड़ा सा बिजनेस का हिस्सा एक दूसरे से आयात निर्यात हुआ होता हो, और वहां पर हम एक दूसरे के एक बूंद ब्लड की इज्जत ना करके एक दूसरे के साथ इस तरीके के व्यवहार करते हैं जिसमें हम हमारे 20-20 लोगों की जान लेके चले जाते हैं। निंदा करता हूं, इसकी भर्त्सना करता हूं, और टिकटॉक से अपने आप को बाहर करता हूं। वेल सर, आपने बड़ा डिटेल में बोला। तो राजपाल जी, सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है, और चैलेंज के साथ आप इतने कैरेक्टर्स को एकदम से मैनेज कैसे कर लेते हो? एकदम से आपके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, एकदम से नेगेटिव, जैसे प्यार तूने क्या किया, देन गरम मसाला, हंगामा, डरना मना है, डरना जरूरी है, या और फिल्में हो आपकी, ये सब कैसे आप बैलेंस कैसे कर लेते हो? और इसके चेहरे पे एकदम से स्माइल आती है कि वो चुप चुपके वाला कैरेक्टर, जो जब आप रोटी पकड़ा दे हाथ में, उसको आरी से काटो, वो एक्सप्रेशन लेके, वो रोड वाला कैरेक्टर जो विवेक ओबराय के साथ मनोज बाजपेयी बोलते हैं कि मैं ऐसे खड़ा हूँ, पेट्रोल भर दो, वो ऐसे राउंड होश में वो कोयला का सॉन्ग गाते हो, ये सारी चीजें आप मैनेज कैसे कर लेते हो? मतलब इतने अलग अलग हमारा हमारा कैरेक्टर। हमारा यही जॉब है, आप हमें, हमारा यही जॉब है जिसमें 9 रस होते हैं बॉडी में, और मुझे मजा आता है 9 रस के साथ प्ले करना। मुझे सिचुएशन से जीना बहुत अच्छा लगता है। मैं ना कुछ पीछे का ढो पाता हूँ, ना आगे का कुछ सोच पाता हूँ। जिस टाइम जब मैं आपके साथ हूँ, तो मैं कंप्लीट आपके साथ हूँ, और फिर उसके एक एक मिनट नहीं, एक एक सेकेंड का मजा लेता हूँ। अब जब बोलते हैं ना कि जब जब आप किसी सिचुएशन में हैं, चाहे आप अपने अपनी मदर के साथ में किसी सलाह में हैं, चाहे आप अपने पिताजी के साथ में किसी पारिवारिक सलाह में हैं, तो फिर आप अपने पिताजी के साथ हैं। और अगर कभी जब आप अपने पेशे के साथ में हैं, जहाँ कैमरा है, तो जहाँ चारों तरफ लोग हैं, उस समय आपके कपड़े एक मसखरे के कपड़े हैं और आप अंदर बिल्कुल, तो उस समय मुझे कोई याद नहीं कि कौन आसपास खड़ा है। तो उस समय मुझे लगता है कि जहाँ पे अड़ा है वहां राजपाल अड़ा है। और और डेफिनेटली। तो मुझे वो, जो सिनेमा हो या सिचुएशन हो या फिर रील हो या रियल हो, मुझे जहां पे होता हूं उसके एक एक सेकेंड को यूटिलाइज करने का मन होता है। इसलिए जहां भी होता हूं वहां लाइव होता हूं, और फिर जो भी प्ले होता है वो ईमानदारी से लाइव ही होता है फिर। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो राजपाल जी, जाते जाते अपने फैंस के लिए, ऑडियंस के लिए एक अंदाज हो जाए आपको, वो डरना मने है वाला जो आप से बोलते हो, आखिरी बचा है मुफ्त में दे दूंगा, और जब आप स्टार्टिंग में बेचते हो 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, वो अंदाज हो जाए, और प्लस चुप चुपके का अंदाज हो जाए, और उसके साथ लाइफ देखो, इंश्योरेंस अभी वाला तो अभी हम देखना अभी ही अभी चाहेंगे। आप अभी आप कहोगे कि अगर ये चुप चुप के का अंदाज हो जाए या डरना का हंगामा का हो जाए, इसका हो जाए, तो उसके बाद में ऐसे बैठ के तो कुछ हो नहीं सकता। अब जैसे वो वाले अंदाज में आएंगे तो माता रानी आएंगे तो ये लैपटॉप टॉप सब फेंक के इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें तो एक लिमिटेशन है, जिसमें एक छोटे से उसमें हम बैठे अगर थोड़ा सा निकल गए तो उधर निकल जाएंगे। तो अभी आपसे राजपाल के रूप में खूब मजा लिया है, उसमें अच्छा सब कुछ आपका है, बुरा सब कुछ मेरा है। और कोशिश ये करूंगा कि पिछले
एक चीज जरूर शेयर करना चाहता हूं कि जिंदगी को बहुत बोझ मानकर मत जियो मेरे दोस्त। जिंदगी को बहुत बोझ मानकर मत जियो मेरे दोस्त। जिंदगी को तो जीने का मजा कहते हैं। जिंदगी लाइफ इट ब्यूटीफुल, इसमें जन्म अपने बस में नहीं, जो जहां पैदा हो गया। आप हमेशा बीज बने रहो, और बीज में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि बीज को उगने का मौका जरूर मिलता है। वो चाहे कूड़ा हो, और चाहे वाटर हो, चाहे वो जमीन हो, बीज जिसमें होता है वो जहां पर भी पड़ जाए, वो जैसे ही आदमी के हाथ से छूटा, उसके बाद में वो जहां भी जाएगा वहीं से अंकुर फूटेगा और वहीं से दरख्त बन जाएगा। सभी आप लोग दरख्त बने, लेकिन दरख्त बनने से पहले बीज जरूर बने। और हम कोशिश करेंगे अगली बार मिलें तो ऐसे राजपाल नहीं फिर आपको डायलॉग सुनाते हुए मिलें, लेकिन हम जो कुछ भी हैं वो आप लोगों की वजह से हैं। और मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जिंदगी तीन तीन आयामों पे चलती है। कोई चीज अच्छी लगे चुरा लो। अब चुराने में, नकल करने में अकल होनी चाहिए। और बिल्कुल। जो चीज बुरी लगे उसको निगलेक्ट कर दो, और जो चीज बहुत बुरी लगे उसको एक अनुभव बना लो, बस। लेकिन जिंदगी में सब जिस दिन पैदा हुए थे ना, लोगों को लगता है कि बच्चा रोता है। जब बच्चा रोता है तब लोगों को लगता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बच्चा रोया, बच्चा स्वस्थ है। एक्चुअली बच्चा जब बाहर आता है तो जब वो तो डर जाता है ना कि किस नरक में मुझे लाके खड़ा कर दिया, मैं तो इतने स्वर्ग में आराम कर रहा था माँ की गर्भाशय में आराम से। तो बच्चा जब रोता है तो हम लोग खुश होते हैं, लेकिन बच्चे का रोने का सिंबल ये होता है कि ये संसार है ना, जब से आपका जन्म हुआ है रोना ही रोना है। बस इसमें से हंसने की सिचुएशन तलाशते रहो, हंसना तलाशते रहो। हर मोड़ पे रोना है, सुबह घर से लेके शाम तक। हर परिवार को लगता है मेरी मदर ठीक नहीं, हर परिवार को लगता है मेरे बाप ठीक नहीं, हर परिवार को लगता है मेरा भाई ठीक नहीं है, हर परिवार को लगता है मेरा हस्बैंड को समझता नहीं है, हर हस्बैंड को लगता है मेरी पत्नी को समझती नहीं है, नहीं तो मैं तो कुछ और ही होता। बाप बच्चे को लगता है मेरा पिताजी अगर ऐसा होता तो मैं आज कहीं और होता। बाप सोचता है कि मेरे बच्चे अगर ऐसे होते तो आज मेरे बच्चे कहीं और होते। कोई कोई किसी से संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल। हर आदमी बेचैन है, जो जहां पे है वो बेचैन है। और एक लास्ट लाइन बोल के अपनी बात समाप्त करता हूं कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे एनआरआई चैनल के लिए इनवाइट किया। थैंक यू। आपके पूरे इष्ट मित्र, पूरे परिवार और सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। कि जिंदगी है ना, जिंदगी का प्लेटफॉर्म जो होता है उसमें सिर्फ एग्जाम होते हैं, और उसमें या तो हार होती है जीत होती है। तो मुझे ऐसा बिल्कुल। लगता है कि जितने भी क्वेश्चन आपने पूछे उनका एक उत्तर है कि जिंदगी में जितना जीतना पसंद करते हो उससे कहीं ज्यादा हारना पसंद करो, क्योंकि हार हर महिला को पसंद है। हार आदमी की हार जो होती है वो जीत में बदल देती है। तो अपने माथे पर अगर जीत का तिलक लगाना चाहते हो, अपने माथे पर जीत का तिलक लगाना चाहते हो, तो अपने गले को हार से सजाकर रखो। जितनी हारें यहाँ पे सजाओगे उतने ही अगला प्लेटफॉर्म आपको जीत का मिलेगा। बस आपकी सबकी जिंदगी में आप सब जीतें, यही लाइफ इज ब्यूटीफुल, यही सबकी शुभकामनाएं। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। तो ये थे मेरे साथ बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव, जिन्होंने बड़ी ही प्यारी बातें की और इतनी अच्छी बातें की कि हमें खुद सोचने पर मजबूर है कि इनका जवाब क्या दे। और अपने बॉलीवुड सफर के बारे में भी हमसे खूब सारी बातें की और कई सारी बातें बताई इंडस्ट्री से जुड़ी। बने रहिए टीवी एनआरआई के साथ। थैंक यू सो मच राजपाल जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा लगा, और मज़ा बहुत अच्छा लगा, बात करके भी मज़ा आया। थैंक यू सो मच।